टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल लर्नर। तो डिस्कस करेंगे आज 2019 का पेपर 2 का सीडीपी के 30 क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सीडीपी हमारा ये 30 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने है। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। ठीक है, तो ये हमसे पूछा जा रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कानून एवं व्यवस्था, या पाश्चात्य परंपरागत, या फिर आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत, या आदान प्रदान परंपरागत। तो देखिए, हमें बातों से ही पता चल रहा है क्योंकि मैंने ऐसा किया था इसलिए तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो आदान प्रदान की बात की जा रही है। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान, या जेंडर रूढ़िवादिता। हमें क्या बोला जा रहा है? लिंगों के लिए जो एक प्रारूप विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो जेंडर रूढ़िवादिताएं कहा जाता है। ठीक है, पहले से चली हुई कुछ प्रथाएं हैं जिसे हम सिर्फ मानते जा रहे हैं, तो रूढ़िवादिता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को सम्मिलित करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों को करती है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि ऑप्शन देख लेते हैं। यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। तो थर्ड का ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? सेकंड वाला बिल्कुल सही है। यह जेंडर रूढ़िवादिताओं को समाप्त करने के बराबर है, क्योंकि अगर माता घर से बाहर का काम कर रही है और पिता घर के काम कर रहे हैं तो जेंडर रूढ़िवादिता कहीं ना कहीं समाप्त करने की बात की जा रही है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, अगर एक बच्चा है, उसका किसी एक बड़े आदमी ने, मोर नॉलेजेबल अदर ने उसकी किसी चीज़ में हेल्प की है, ठीक है, और वो हेल्प से वो बच्चे का जो दायरा था सीखने का वो बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? सीधी सी बात है, यहाँ पे स्कैफोल्डिंग की बात की जा रही है या फिर जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की। दो ही चीज़ हम याद रखेंगे, ठीक है, जब भी इस तरीके की कोई बात आएगी। अब यहाँ पे हमें अंतर कैसे पता चलेगा कि जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है या फिर यहाँ पे स्कैफोल्डिंग की बात की जा रही है? तो देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है हमें कि बच्चे की मदद की, ठीक है, जिससे कि उसका जो दायरा है वो बढ़ा। तो मदद की मतलब स्कैफोल्डिंग की, सीधी सी बात। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे, हिंदी में पाड़ या ढांचा। ठीक है, और अगर ये बोलता है कि मदद के द्वारा उसके जो ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका परफॉर्मेंस का एरिया है वो बढ़ने की बात की जाए, एरिया की बात की जाए, तो यहाँ पे फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते, फिफ्थ पे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? कौन सी? हाइपोडिडक्टिव रीजनिंग की बात की जा रही है यहाँ पे। संवेदी चालक अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, या अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में? देखिए, जीन पियाजे ने 4 बच्चों के स्टेजेस बताए हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमारा सेंसरी मोटर होता है, फिर प्री ऑपरेशनल होता है, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल होते हैं। ये 4 अवस्था बताई गई है जीन पियाजे के अनुसार। अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है ऐसी कौन सा स्टेज है जिसमें बच्चे में जो है वो एक तरीके से परिकल्पित निगमनात्मक तर्क उसके अंदर आ जाता है, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, हाइपोडिडक्टिव रीजनिंग उसके अंदर आ जाता है, मतलब उसके ऑल ऑफ ये कॉग्निशन के डेवलपमेंट के किस पार्ट का हिस्सा है? तो फिफ्थ का ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ये जब बच्चा मतलब बिल्कुल मतलब जो अब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट सभी की वैल्यू को समझ रहा है, तो सीधी सी बात है अमूर्त। ओके, अमूर्त चीजों को समझ रहा है, मतलब कि फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल। ओके, 6 क्वेश्चन पे देखते हैं।
डैश के अनुसार बच्चों के सिद्धांत के इस बारे में सामाजिक प्रतिक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। क्यों? ये ऐसा किसने कहा? लॉरेंस कोहलबर्ग ने, जीन पियाजे ने, लेव वाइगोत्स्की ने या अल्बर्ट बेंडूरा ने? तो देखिए हमारा जो है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सोशल, कल्चर, लैंग्वेज, ये तीनों ही चीज़ जहाँ पे आती है हम लगाते हैं SCL से, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेव वाइगोत्स्की, क्योंकि देखिए यहाँ पे सोशल आ गया ना, सामाजिक, सांस्कृतिक, दोनों ही चीज़ें आ गई, तो लेव वाइगोत्स्की। 7th पे आते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से मतलब कि उसको समझते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए 6 to 8 क्लास के शिक्षक को क्या करना चाहिए? तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए कहीं भी डिस्करेज तो आप बिल्कुल भी नहीं करोगे बच्चों को, ठीक है, ना ही उसकी बातों को, ना ही उसकी पढ़ाई को। तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ से हमारा एलिमिनेट हो गया। सेकंड देखते हैं, ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। तो ये हो सकता है, ठीक है, कि हम ऐसी समस्या दें बच्चों के सामने जिसमें वो तर्क करे, ज़्यादा ज़्यादा उसकी लॉजिक वहाँ पे यूज़ हो। फिर भी आगे देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग। अब देखिए यहाँ पे केवल वर्ड आ गया, केवल वर्ड आने से ही ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा खराब हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो थर्ड भी एलिमिनेट यहीं से हो जाएगा। फिर फोर्थ में भी देखिए केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर, ये भी गलत हो गया, तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो 7th का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, 8th पर आते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? पहला, ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। तीसरा, संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज़ के स्तर, ताल एवं सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। या फोर्थ है, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो 8th का ऑप्शन हमारा फोर्थ ही बिल्कुल सही है, पैटर्न को खोजने और तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की। ठीक है, क्योंकि तार्किक गणित की बात की जा रही है, तो मतलब बच्चा इतना लॉजिकल थिंकिंग कर सकता है कि जो हमारी कैपेसिटी होगी बच्चे की, वो लॉन्ग पैटर्न को भी वो सॉल्व कर सके। 9th पे आते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। समाजीकरण, समावेशन, मुख्य धारा से जुड़ना या विभेदीकरण। तो 9th का बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। समाज के आदतों, कौशलों और मूल्यों से को अगर अपना रहा है बच्चा, तो समाजीकरण हो रहा है बच्चे का। ठीक है, 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। एकमात्र कारण तो नहीं हो सकता, तो फर्स्ट हमारा गलत है, यहाँ से एलिमिनेट करते हैं हम। ठीक है, सेकंड देखते हैं, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। तो हो सकता है परिवेश का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है। आगे और ऑप्शंस देखते हैं। पहले, मानव विकास को ना तो आनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं, ये तो गलत है, थर्ड ऑप्शन भी कटेगा। फोर्थ, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए फोर्थ ऑप्शन सबसे अच्छा है यहाँ पे, कि इन दोनों की एक रूपता, पारस्परिक क्रिया ही व्यक्ति के व्यवहार को, उसके पूरे तरीके से उसके विकास को प्रभावित करती है। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 11th में आते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए?
पहला ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। तो प्रगतिशील कक्षा में क्या किया जाता है? बच्चों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ओके, तो 11th का फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर कि बच्चे क्या करते हैं? ज्ञान की संरचना करते हैं। 12th पे देख लेते हैं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संगलनात्मक आकलन, ना तो संरचनात्मक ना ही संगलनात्मक आकलन। फोर्थ है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संगलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है यहाँ पे, तो 12th का हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 13 पर आते हैं। 13 हमसे कह रहा है आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इस प्रकार के सरोकार को अनदेखा करना चाहिए? बिल्कुल गलत। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए? नहीं भाई, ये भी सही नहीं है। विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देंगे? ये भी नहीं करेंगे। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानी एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करेंगे? बिल्कुल सही। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है, तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट हियर। 14 पे आते हैं, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए इंक्लूसिव क्लासरूम की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन देखते हैं, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं तर्क एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। बिल्कुल सही। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए यहाँ पर तो ऑप्शन से ही हमें पता चल रहा है कि मतलब ऑप्शन में ही इतना गलत लिखा जा रहा है कि एक टीचर ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। ठीक है, तो सिर्फ पहला ही ऑप्शन है सही हमारा कि ये टीचर को ये विश्वास रखना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में उसके सीखने की अपनी योग्यता है और अपनी शक्ति के अनुसार ही बच्चा उसको सीखेगा। ठीक है, 15 पे आते हैं, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों व अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक है? तो देखिए हर बच्चे में क्या ऑप्शन देख लेते हैं पहले। एक स्वलीन विद्यार्थी के, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, अधिगम अशक्त वाले विद्यार्थी के, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के। तो 15 का हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चा को क्या दिक्कत आ रही है? पढ़ने में दिक्कत आ रही है, लिखने में दिक्कत आ रही है, पढ़े हुए पाठ को समझने या याद रखने में दिक्कत आ रही है। तो बच्चा जो है सृजनात्मक तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, स्वलीन भी नहीं हो सकता, मानसिक क्षति भी नहीं बोल सकते कि मेंटल प्रॉब्लम है, ऐसा भी कुछ नहीं है। उसको दिक्कत आ रही है ना, तो वो हम थोड़ा सा उसको ठीक कर सकते हैं एज अ टीचर। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अधिगम अशक्त वाले विद्यार्थी के लक्षण है ये सब। 16 पे आते हैं, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? पहला ऑप्शन है हमसे आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। देखिए रोट लर्निंग पे तो कहीं भी ऐसा ऑप्शन आता है तो उसे हम एलिमिनेट करेंगे, उसके संग नहीं जाएंगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमसे कह रहा है विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीके का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल नहीं भाई, हम समावेशी की बात कर रहे हैं तो एक रूप कैसे दे सकते हैं भाई? सभी बच्चों के अपने अपने इंडिविजुअल फैक्ट्स होते हैं, तो सेकंड ऑप्शन भी सही नहीं है। थर्ड देखते हैं, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करके
पर दबाव डालना। देखिए ये ऑप्शन भी देखने से ही हमें पता चल रहा है ये गलत है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है हमसे प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। देखिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर हमारा, क्योंकि हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं तो हम सभी बच्चों पे ध्यान देंगे और सभी बच्चों पे ध्यान देने का अलग अलग रूप हो सकते हैं। ओके 17 पे आते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? बच्चे कैसे हैं? बच्चे क्रिएटिव हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है। पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है अपसारी चिंतन पर बल देकर, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियां का सामना करने से हतोत्साहित करके। तो देखिए जहाँ पे भी हतोत्साहित है ये ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट कर दो आप। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता। लेकिन इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है? प्रोत्साहित कर सकती है, तो अनेक परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हमें प्रोत्साहित करना है भाई, हतोत्साहित थोड़ी करना है, डिस्करेज नहीं करना है, इनकरेज करना है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर 18 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? सार्थक अधिगम की बात की जा रही है, मीनिंगफुल लर्निंग। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन हमसे कह रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। ऐसा तो नहीं कर सकते ना भाई कि हम नंबर ऑफ टेस्ट ही बढ़ा दें, तो ये तो गलत है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देकर। भाई ऐसा भी नहीं कर सकते कि हर बार हम कोई ना कोई गिफ्ट देते रहे, कोई ना कोई प्राइज देते रहे, तो ये भी गलत है। तीसरा है निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि। अब देखिए यहाँ पे केवल वर्ड आ गया फिर से, तो ये हमारा फिर एलिमिनेट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है हमसे विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम में अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। बिल्कुल सही, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 19 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? पहला ऑप्शन है समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। दूसरा है क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। तीसरा है प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित कर रहना। फोर्थ है साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। ओके 20 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है हमसे बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। तीसरा है संवाद एवं परिचर्चा। फोर्थ है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो 20 का हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है, बाकी सब हमारा पॉजिटिव आंसर है, वो सब हम करेंगे और फोर्थ ऑप्शन जो कह रहा है वो नहीं करेंगे। और हमसे नेगेटिव क्वेश्चन है तो आंसर भी नेगेटिव होगा। ओके 21 पे आते हैं। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? जो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, तो बच्चे को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटकर। तीसरा कह रहा है हमें उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे, या फिर उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देंगे। भाई बच्चा है, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चा अगर बर्ताव अच्छा नहीं कर रहा है, पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, तो हमारा काम क्या है? उनसे बातचीत करके उनके अरुचि का कारण जाने और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशन बताए। तो 21 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है हमारा। 22 पे आते हैं। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड या यंत्रवद याद करना। तो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान जो है अधिगम के लिए सबसे आवश्यक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही है। 23 में देखते हैं, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों
की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, या फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। तो देखिए 23 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देंगे। ठीक है, मतलब कि बच्चे की अगर कोई गलत अवधारणा बना ली है तो हम उसको क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे, उसको बताएंगे। ओके 24 पे आते हैं। संज्ञान एवं संज्ञेय के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है सीटेट में कि संज्ञान और संवेग के बीच में किस तरीके का संबंध है। एक दूसरे से स्वतंत्र है। एक दृश्य संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, एक दृश्य संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है, या द्विदृश्य दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। 24 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोनों के बीच क्या होती है, पारस्परिक क्रिया होती है, दोनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। 25 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अधिगम को कौन प्रभावित करेगा। विद्यार्थी की अभिरुचि, बिल्कुल करेगी। विद्यार्थियों का सामवेगिक स्वास्थ्य, बिल्कुल भाई सामवेगिक स्वास्थ्य भी करेगा। शिक्षा शास्त्रीय रणनीति, ये भी करेगी भाई, किस मेथड से किस स्ट्रेटजी से आप पढ़ा रहे हो। फोर्थ है विद्यार्थियों का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, बिल्कुल करेगा भाई, किस संस्कृति से किस समाज से आ रहा है बच्चा, ये भी कहीं ना कहीं उसके अधिगम को प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे तो चारों के चारों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही होगा कि चारों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है। 26 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग की बात की जा रही है। फिर से यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन देख लेते हैं। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड, या उद्दीपन प्रक्रिया संबंध। तो देखिए 26 का हमारा ऑप्शन पहला ही बिल्कुल सही है, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। बच्चा समाज में इंटरेक्शन के थ्रू बहुत ज़्यादा अच्छे से और बहुत जल्दी सीखता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट है। यहाँ पर 27 पे आते हैं। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसे कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। ठीक है, बार बार पुरस्कार पाने की इच्छा से वो किसी गतिविधि को कर रहा है, तो क्या संभावना है। पहला ऑप्शन है अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, दूसरा है समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, तीसरा है पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, या फोर्थ है अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने की बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। तो 27 का फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। ओके 28 पर आते हैं। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। या फोर्थ है यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो 28 का सेकंड ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर हमारा समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, बाल्यावस्था जो है सामाजिक संरचना है। 29 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। मध्य बाल्यावस्था की बात की जा रही है। ठीक है, मिडिल चाइल्डहुड की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन है हमसे शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। दूसरा अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। तीसरा है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। या फोर्थ है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं
चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। देखिए नीचे जो है हमसे सेंसेस से बच्चा सीखता है, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, तो ये तो सेंसरी मोटर फर्स्ट वाला जो हमारा होता है पूर्व उसमें होता है हमारा फर्स्ट वाला जो स्टेज है सेंसरी मोटर उसमें, ठीक है, तो ये नहीं होगा। शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तेज गति से हो सकता है, ये मध्य बाल अवस्था नहीं होता है, ये हमारे शैशव काल से लेके जो 0 से 2 वर्ष का होता है उसमें सबसे तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचना और वैज्ञानिक तर्क, ये तो हमारे फॉर्मल जो ऑपरेशनल स्टेज है उसमें जाके होगा। ओके, तो हमारा बच्चा क्या, थर्ड ऑप्शन, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कॉन्क्रीटली सोचते हैं, लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली। 30 पे आते हैं, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की कौन सी एजेंसी है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है सीटेट में। पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं, द्वितीय एजेंसियां हैं। परिवार और पास पड़ोस, देखिए यहाँ पे पास पड़ोस अगर नहीं भी होता, सिर्फ परिवार वर्ड होता, तो भी हम इसको प्राथमिक एजेंसियां ही मानते, ठीक है। अब इन्होंने अगर पास पड़ोस लगा दिया है साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है। परिवार हमेशा ही प्रथम एजेंसी मानी जाएगी, प्राइमरी सोशलाइजेशन की ये एजेंसी है फर्स्ट। ओके, सेकंड कौन सी है, विद्यालय या फिर पास पड़ोस, वो आप डाल सकते हो, लेकिन फर्स्ट हमेशा ही क्या होगी, परिवार। तो आज हमने 30 क्वेश्चन यहाँ से पूरे कवर किए हैं सीडीपी में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। ओके, थैंक यू।